नमस्कार मित्रों, मैं मोनू भट्ट। कल हम लोग जब लास्ट क्लास हमारी मॉनेटरी पॉलिसी पे हुई थी तो हम लोगों ने बात की थी एनालिटिक्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी पे और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स पे। तो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट जो हम काम में लेते हैं दैट इज CRR या कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो हर कमर्शियल बैंक को अपने डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंटेज आरबीआई के पास कैश रिजर्व के तौर पे रखना होता है और इसको हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। ये रेशियो 3% से लेके 15% के बीच में हो सकता है। दैट मीन्स द रेंज ऑफ द CRR विल बी बिटवीन 3 to 15%। कैश रिजर्व रेशियो हमेशा कमर्शियल बैंक की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी को अफेक्ट करता है। ठीक है, और एक और चीज यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट है, कैश रिजर्व रेशियो का जो भी अमाउंट आरबीआई के पास रखा जाएगा उस पर आरबीआई किसी तरह का इंटरेस्ट पे नहीं करता है। अगर आरबीआई को क्रेडिट का फ्लो अगर इंक्रीज करना होता है तो वो सीआरआर को क्या करता है, डिक्रीज करता है, और अगर उसको क्रेडिट का फ्लो डिक्रीज करना होता है तो वो सीआरआर को इंक्रीज करता है। क्योंकि जैसे ही सीआरआर को बढ़ाया जाता है वैसे ही बैंकों को ज्यादा डिपॉजिट आरबीआई के पास रखना पड़ता है, नतीजा उनकी क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम हो जाती है। सेम तरीके से जब सीआरआर को डिक्रीज किया जाता है तो कमर्शियल बैंकों को अपनी डिपॉजिट का कम परसेंटेज आरबीआई के पास रखना होता है, नतीजा उनकी लैंडिंग कैपेसिटी या क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो पहला तरीका जो होता है वो सीआरआर होता है। दूसरा तरीका विच इज कॉल्ड एसएलआर, स्टेशनरी लिक्विडिटी रेशियो। एज पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1945, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 हर कमर्शियल बैंक को अपनी डिपॉजिट का फिक्स परसेंटेज लिक्विड फॉर्म में अपने पास रखना होता है। अब इसमें 3 चीजें आती हैं, नंबर 1 कैश, नंबर 2 गोल्ड और नंबर 3 रिस्क फ्री सिक्योरिटीज, जिनमें हम ट्रेजरी बिल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जो मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम के तहत जो सिक्योरिटीज रखी जाती हैं वो, और स्टेट गवर्नमेंट के लोन्स और अदर जो सिक्योरिटीज आरबीआई ने मेंशन कर रखी हैं। ये सारी चीजों के तौर पर एक डिपॉजिट का फिक्स परसेंटेज आपको बैंक को लिक्विड एसेट्स के तौर पर रखना होता है। इसको हम बोलते हैं स्टेशनरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टेशनरी लिक्विडिटी रेशियो बैंक खुद अपने पास मेंटेन करता है, जबकि सीआरआर आरबीआई के पास मेंटेन किया जाता है। सेम तरीके से काम करता है जैसे कि सीआरआर काम करता है। अगर एसएलआर को इंक्रीज कर दिया जाएगा तो बैंकों की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि उनको अपने पास डिपॉजिट्स का लिक्विड फॉर्म ज्यादा रखना पड़ेगा। और अगर एसएलआर को डिक्रीज कर दिया जाएगा तो बैंकों की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी बढ़ती है। कारण सीधा साधा सा है कि उनको डिपॉजिट का कम परसेंटेज अपने पास रखना पड़ेगा, उनकी लैंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। थर्ड तरीका जो होता है, थर्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस। आरबीआई ओपन मार्केट में सिक्योरिटीज परचेज भी करता है और सिक्योरिटीज रखता भी है। तो आरबीआई सिक्योरिटीज के सेल एंड परचेज के थ्रू इकोनॉमी में क्रेडिट के फ्लो को या कमर्शियल बैंकों की क्रेडिट क्रिएशन एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। अगर इकोनॉमी में क्रेडिट का फ्लो डिक्रीज करना है तो ओपन मार्केट में सिक्योरिटीज सेल की जाएंगी। जैसे ही आरबीआई ओपन मार्केट में सिक्योरिटीज सेल करेगा और कमर्शियल बैंक इनको परचेज करेंगे तो कमर्शियल बैंकों की लिक्विडिटी का फ्लो आरबीआई की तरफ हो जाएगा, नतीजा उनकी लैंडिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी। और अगर इकोनॉमी में क्रेडिट के फ्लो को इंक्रीज किया जाना है तो ओपन मार्केट में सिक्योरिटीज आरबीआई परचेज करेगा।
जैसे ही आरबीआई सिक्योरिटीज को परचेज करेगा वैसे ही बैंकों की लैंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि आरबीआई जब उनको परचेज करेगा तो लिक्विडिटी का फ्लो आरबीआई से कमर्शियल बैंकों की तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीसरा तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। चौथा तरीका होता है विच इज कॉल्ड बैंक रेट। बैंक रेट, बैंक रेट हमेशा लॉन्ग टर्म लोन्स पर काम करती है, यानी कि बैंक रेट वो रेट है जिस पर कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से बिल्स ऑफ फर्स्ट डिग्री के बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट कर रीडिस्काउंट करा करके और लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं। हमेशा बैंक रेट क्रेडिट के कॉस्ट को अफेक्ट करती है। अगर सेंट्रल बैंक ये चाहता है कि इकोनॉमी में क्रेडिट का फ्लो डिक्रीज हो जाए तो वो बैंक रेट को क्या कर देगा, बैंक रेट को इंक्रीज कर देगा। जैसे ही बैंक रेट इंक्रीज होगी तो कमर्शियल बैंकों के लिए कॉस्ट ऑफ क्रेडिट इंक्रीज हो जाएगा। एज अ रिजल्ट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देंगे और जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाएंगे तो क्रेडिट की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी और इकोनॉमी में क्रेडिट के फ्लो को डिक्रीज किया जा सकेगा। ऐसा इन्फ्लेशनरी प्रेशर में किया जाता है। और अगर डिफ्लेशनरी प्रेशर है तो ये सारा का सारा प्रोसीजर उल्टा होता है। जब बैंक रेट को डिक्रीज किया जाता है तो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट कम होती है, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट कम होती है तो बैंक अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करते हैं। जब बैंक अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट करते हैं तो क्रेडिट की डिमांड मार्केट में बढ़ जाती है। तो तीसरा तरीका आपका, चौथा तरीका हो गया आपका बैंक रेट। पांचवा, दो इंपॉर्टेंट तरीके हैं जो कि 12th क्लासेस में आपको नहीं बताए जाते, प्रीवियस क्लासेस के अंदर। तीन तरीके ऐसे हैं जिनमें सबसे पहला आता है लिक्विडिटी, एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इसको बोला जाता है LAF। LAF, देखिए कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि कमर्शियल बैंकों को शॉर्ट टर्म के लिए लोन की एक्स्ट्रा फंड की जरूरत पड़ती है। तो जब इकोनॉमी में फाइनेंशियल रिफॉर्म्स किए गए 1991 के बाद में, तो गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आई जिसको कहा गया था सेक्टर स्पेसिफिक रीफाइनेंसेस स्कीम। सेक्टर स्पेसिफिक रीफाइनेंसिंग स्कीम। इस स्कीम के तहत कमर्शियल बैंक जो सिक्योरिटीज अपने पास रखते हैं, मान लिया हम जब बैंक से लोन लेते हैं तो हम कुछ ना कुछ सिक्योरिटी बैंक के पास रखते हैं। अब बैंक क्या करता था, उन सिक्योरिटीज को आरबीआई के पास रख के और उनको रीफाइनेंस करवा लेता था। फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लिया मैंने बैंक से लोन लिया और 100 रुपए की सिक्योरिटी रखी। आरबीआई को एक्सेस फंड, कमर्शियल बैंक को एक्सेस फंड की जरूरत पड़ गई शॉर्ट टर्म के लिए, तो आरबीआई कमर्शियल बैंक क्या करेगा कि उस 100 रुपए के सिक्योरिटी को आरबीआई को दे देगा और आरबीआई उसको बदले में 98 रुपए दे देगा, 2 रुपए वो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर लेगा। तो इस तरीके से जो सिक्योरिटीज आरबीआई के पास रखी जाती, कमर्शियल बैंक के पास रखी जाती थी, उनको आरबीआई से रीफाइनेंस करवा लिया जाता था और कमर्शियल बैंक अपनी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेते थे। लेकिन जून 2000 में, 27 जून 2000 में आरबीआई ने इस सेक्टर स्पेसिफिक रीफाइनेंसिंग स्कीम को खत्म कर दिया और इसके बाद एक नई स्कीम लाई गई जिसको बोला जाता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। देखिए लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी जो है वो कमर्शियल बैंकों को दी जाती है उनकी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। यह फैसिलिटी हमेशा ध्यान रखिए ओवरनाइट होती है, यानी कि आज हम पैसा ले रहे हैं तो कल हमें बैंक को पैसा देना पड़ेगा। तो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स के लिए होती है और इन पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक चार्ज करता है उसको बोला जाता है रेपो रेट, रेपो रेट। देखिए इसका मतलब क्या है,
रीपरचेजिंग ऑप्शन। ठीक है, आरई का मतलब है रीपरचेजिंग ऑप्शन रेट। इसका मतलब समझिए आप कि मान लिया एक बैंक को शॉर्ट टर्म लोन की जरूरत है। ये बात हमेशा याद रखिए, ये ओवरनाइट होती है। मैंने आज अगर कमर्शियल बैंक ने पैसा लिया है तो वो कल उसको चुकाना पड़ेगा। अब मान लिया किसी बैंक को शॉर्ट टर्म फाइनेंस की जरूरत पड़ गई तो वो क्या करेगा, वो जो सिक्योरिटीज उसके पास पड़ी हुई है वो सिक्योरिटीज आरबीआई को बेच देगा और इस एग्रीमेंट के साथ बेचेगा कि कल वो उसको वापस खरीद लेगा। सपोज किसी बैंक के पास 1 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी या 100 करोड़ रुपीस की सिक्योरिटीज पड़ी हुई है और बैंक को पैसा चाहिए, तो बैंक क्या करेगा, ये 100 करोड़ ये बैंक के पास है और ये सपोज आपका आरबीआई है। 100 करोड़ की सिक्योरिटी इसके पास पड़ी हुई है और आरबीआई से इसको पैसा चाहिए शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए, तो ये 100 करोड़ की सिक्योरिटी वो सेल कर देगा किसको, आरबीआई को। और इस कमिटमेंट के साथ, इस एग्रीमेंट के साथ सेल करेगा कि कल वो इसको वापस परचेज कर लेगा। अब आरबीआई ने इसको 100 करोड़ रुपए दे दिए। जब ये वापस आरबीआई से कल परचेज करेगा तो आरबीआई सपोज इसको ऊपर यानी कि ज्यादा पैसे में बेचेगा और ये जो 2 करोड़ रुपए लिए इसने, आरबीआई ने 100 करोड़ दिए, 100 करोड़ की सिक्योरिटी 100 करोड़ उसको दे दिया और जब वापस परचेज किया आरबीआई ने तो इसको 102 करोड़ में परचेज किया, यानी कि ये 2 करोड़ आरबीआई क्या ले लेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेगा। ठीक है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कहलाएगी, रेपो रेट कहलाएगी। और इसी तरीके से कभी कभी ऐसा भी होता है कि कमर्शियल बैंक के पास एक्सेस फंड पड़ा हुआ है तो वो एक्सेस फंड आरबीआई से सिक्योरिटी परचेज करके वो आरबीआई को दे देगा और जब आरबीआई उस पैसे को वापस देगा और अपनी सिक्योरिटीज परचेज करेगा तो उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दी जाएगी वो क्या कहलाएगी, रिवर्स रेपो रेट कहलाएगी। ठीक है, यहां पर भी सेम चीज होती है कि जब कमर्शियल बैंक देगा इसको तो सस्ता देगा और जब आरबीआई इसको परचेज करेगा तो महंगा परचेज करेगा, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवर्स रेपो रेट कहलाएगी। लेकिन यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये ओवरनाइट होता है। ओवरनाइट का मतलब आज अगर दिया गया है तो कल आपको परचेज करना ही पड़ेगा। यहां पर एक और फैसिलिटी दी गई जिसको टर्म रेपो कहा जाता है। टर्म रेपो जो होती है वो भी शॉर्ट टर्म होती है लेकिन वो सर्टेन डेज के लिए होती है। 7 दिन की भी हो सकती है, 14 दिन की हो सकती है, मैक्सिमम 28 दिन के लिए आप सिक्योरिटीज का सेल एंड परचेज कर सकते हो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में। और वो क्या कहलाएगी, वो टर्म रेपो कहलाती है, यानी कि टर्म रीपरचेजिंग ऑप्शन। ठीक है, तो ये फैसिलिटी हो गई आपकी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज। ये फैसिलिटी आरबीआई के हेडक्वार्टर मुंबई से ली जाती है और वर्किंग डेज में ये अवेलेबल होती है। इसमें सिक्योरिटीज कौन सी एलिजिबल होंगी, तो हमेशा ध्यान रखिए कि जो सिक्योरिटीज एसएलआर के लिए एलिजिबल होती है वही इसके लिए एलिजिबल होती है। दूसरी बात, एसएलआर से एक्सेस सिक्योरिटीज, सपोज एसएलआर मान लिया आपका 19% है, सपोज एसएलआर आपके पास 19% है और वो जो लिक्विडिटी सिक्योरिटी आपके पास रखी हुई है वो 19% ही है, तो उनको आप बेच करके एलए फैसिलिटी नहीं ले सकते हैं। एलए फैसिलिटी हमेशा ली जाती है जो एसएलआर से एक्सेस सिक्योरिटीज आपके पास होती है और वो भी उसकी लिमिट होती है 1% की। ठीक है, 1% से ज्यादा आप नहीं ले सकते हैं। ठीक, तो ये लिमिटेड ऑप्शन है जो लिक्विडिटी की शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आरबीआई द्वारा कमर्शियल बैंकों को प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, अब समस्या यहां पे एक आ जाती है कि भाई अगर मान लिया कमर्शियल बैंकों को इस, क्योंकि ये यहां पे लिमिटेशन है कि 1% से ज्यादा आप नहीं ले सकते हैं, एसएलआर की सिक्योरिटीज को आप नहीं रखते हैं, एसएलआर से एक्सेस जो सिक्योरिटीज आपके पास रखी हुई है उन्हीं को रखा जा सकता है, इसके अलावा नहीं रखा जा सकता। तो इसमें बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। अगर सरकार को कमर्शियल बैंकों को एक्सेस फंड की जरूरत पड़ जाए तो क्या किया जाए, तब फिर एक नई फैसिलिटी स्टार्ट की गई और उस फैसिलिटी को नाम दिया गया मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी भी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए होती है।
इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी पैसा ले सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, सिक्योरिटीज वही एलिजिबल होंगी जो एसएलआर के लिए होंगी, लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात क्या है कि जो एसएलआर की सिक्योरिटीज आपके पास हैं, एसएलआर के तहत जो सिक्योरिटीज आपने रखी हुई हैं, उनको देख करके आप मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के थ्रू कैश ले सकते हैं, लिक्विडिटी ले सकते हैं। इसमें जो पैसा आपको दिया जाएगा वो 1 करोड़ के मल्टीपल में दिया जाता है, यानी कि 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़। हम ऐसा नहीं ले सकते कि हमें 1 करोड़ 50 लाख रुपए चाहिए, तो वो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, इसको भी आरबीआई की हेडक्वार्टर विंडो से लिया जा सकता है जो मुंबई में है, और वर्किंग डेज में सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7:30 बजे तक होती है, और ये सारा मामला ऑनलाइन किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट फैसिलिटी इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब अगला आता है आपका, दैट इज मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। देखिए, ये बेसिकली आरबीआई और गवर्नमेंट, इन दोनों के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है। ठीक है, इकोनॉमी में देखिए क्या होता है, इकोनॉमी में फॉरेन करेंसी का फ्लो ऊपर नीचे होता रहता है, और जब इकोनॉमी में फॉरेन करेंसी का फ्लो ऊपर नीचे होगा तो बट नेचुरल सी बात है कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई अफेक्टेड होती है, और मनी सप्लाई जब अफेक्टेड होती है तो फिर उस केस में क्या किया जाए। तो बेसिकली क्या होता है, जब इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट ज्यादा आ गया, मनी सप्लाई बढ़ गई, तो इकोनॉमी में क्या होगा, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कम होगा। मनी सप्लाई बढ़ेगी तो हो सकता है इन्फ्लेशन बढ़ जाए, या ऐसा भी हो सकता है मनी सप्लाई कम हो जाए तो इन्फ्लेशनरी कंडीशंस बढ़ सकती हैं। अब क्या किया जाए, तो बेसिकली क्या है कि जब इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जो किसके तहत होता है, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम के तहत होता है। इकोनॉमी में जब मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है तो ऐसे केसेस में आरबीआई और गवर्नमेंट के बीच में एक एग्रीमेंट या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है कि उस सिचुएशन में गवर्नमेंट जो है वो आरबीआई से एक्सेस बोरोइंग करके और इकोनॉमी में लिक्विडिटी के फ्लो को क्या कर देगी, कम कर देगी, जिससे कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी प्रेशर को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। और इसी तरीके से अगर इन केस कि मान लिया इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो जाता है और इकोनॉमी में लिक्विडिटी का फ्लो कम हो जाता है, तो उस केस में वो जो बोरोइंग की हुई है उसको वापस चुका दिया जाता है और इकोनॉमी में मनी सप्लाई को क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। तो बेसिकली ये जो स्कीम है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, ये स्कीम इकोनॉमी में लिक्विडिटी के फ्लो को बैलेंस करने के लिए या मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए अडॉप्ट की गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट मामला हो गया आपका मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम पे। तो ये सारे टूल्स होते हैं जो कि इकोनॉमी में काम में लिए जाते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनके थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी को काम एग्जीक्यूट किया जाता है। अब इसके बाद बात आती है मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क की। मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क कि मॉनेटरी पॉलिसी को एग्जीक्यूट कौन करेगा। देखिए क्या होता था, पहले गवर्नमेंट आरबीआई को सजेशन देती थी और आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को एग्जीक्यूट करता था, लेकिन 27 जून 2016 आरबीआई के गवर्नर थे उस समय उर्जित पटेल, और उन्होंने आरबीआई एक्ट 1934 को अमेंड किया गया और इसके तहत एक कमेटी बनाई गई जिसको बोला जाता है एमपीसी, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये कमेटी इकोनॉमी में मॉनेटरी पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मैं इस दोनों को, एमपीसी को और फ्रेमवर्क को, दोनों को एक ही तरीके से कर लेता हूं। ठीक है, एमपीसी एस्टैब्लिश की गई, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एस्टैब्लिश की गई 27 जून 2016 को आरबीआई एक्ट 1934 को अमेंड करके, और इसको स्टेचुटरी या वैधानिक पावर दी, यानी कि ये एक बेसिकली स्टेचुटरी बॉडी है जिसके पास मॉनेटरी पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने के राइट्स है। दैट मींस
no one will provide suggestion and no one can force that committee in order to modify the monetary policy। यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने के स्टेचुअरी राइट्स जो होते हैं वो एमपीसी के पास होते हैं। अब एमपीसी में होता कौन कौन है? एमपीसी में 6 मेंबर होते हैं टोटल 6 मेंबर एमपीसी में होते हैं, जिसमें फर्स्ट होते हैं आरबीआई के गवर्नर, ठीक है, 1 विल बी डेप्यूटी गवर्नर, 1 विल बी गवर्नमेंट नॉमिनी, 1 विल बी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक होता है, 1% बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से होते हैं और 3% गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। तो ऐसे करके ये 6 लोग हैं जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी को एग्जीक्यूट करते हैं। अब समस्या ये आती है कि भाई आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ये काम कैसे करेगी, इसका क्या क्राइटेरिया होगा, कि क्या इसको टारगेट्स होंगे, किस बेसिस पर यह मानना जाए कि मॉनेटरी पॉलिसी सही काम कर रही है या मॉनेटरी पॉलिसी सही काम नहीं कर रही है। तो डिफरेंट पैरामीटर्स हो सकते हैं कि इन्फ्लेशनरी रेट हो सकती है एक पैरामीटर, बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन हो सकती है, एक्सचेंज रेट हो सकती है, और भी बहुत सारे पैरामीटर्स लिए जाते हैं। लेकिन इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी की जो सिग्निफिकेंस है उसको मेजर करने के लिए हम इन्फ्लेशनरी पैरामीटर को काम में लेते हैं, और इसमें अब 2016 के बाद काम में लिया जाने लगा है सीपीआई, दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को 4% पे रखना ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इसमें 2% का उनको लिमिट दी गई है। दैट मींस अपर लिमिट कैन बी 6% एंड लोअर लिमिट कैन बी 2%। अगर आपका सीपीआई या इन्फ्लेशनरी रेट इसके बीच में चल रही है तब तो मॉनेटरी पॉलिसी को सक्सेसफुल माना जाता है, अदरवाइज मॉनेटरी पॉलिसी को सक्सेसफुल नहीं माना जाता है। ठीक है, ये बेसिकली 5 साल तक के लिए लिया गया कि 5 साल तक आपको इन्फ्लेशनरी रेट जो है वो 4% पे रखनी है। 4% में 2% की लिमिट आपको दी गई है, अब प्लस माइनस 2% की 6% तक भी ठीक है और 2% तक भी ठीक है। अगर इन्फ्लेशनरी रेट 6% से ऊपर चला जाता है या 2% से नीचे चला जाता है तो ऐसे केसेस के अंदर इसकी पॉलिसी को सक्सेसफुल नहीं माना जाएगा, और उस परिस्थिति में गवर्नमेंट कैन मेक इंटरफेरेंस इन द मॉनेटरी पॉलिसी। अच्छा, इनको हर 6 महीने में ये पब्लिश करना होता है कि मॉनेटरी पॉलिसी का डेटा क्या है और सोर्स ऑफ इन्फ्लेशन या फोरकास्टिंग ऑफ इन्फ्लेशन क्या है। ठीक है, एवरेज इन्फ्लेशन जो है वो इन लिमिट्स को क्रॉस नहीं कर सकता है। अगर ऐसा होगा तो फिर गवर्नमेंट को इंटरफेरेंस करना क्या हो जाएगा, कंपलसरी हो जाएगा। मॉनेटरी पॉलिसी को एग्जीक्यूट कराने की जो जिम्मेदारी है वो बेसिकली फाइनेंस मार्केट डिपार्टमेंट जो कि आरबीआई का होता है उसके थ्रू की जाती है, वो इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या है और मॉनेटरी पॉलिसी कैसे काम करती है और इसको किस बेस पर रिव्यू किया जाता है। यहां आकर के हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अगले चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं फिस्कल पॉलिसी की, एंड देन वी विल टॉक अबाउट मार्केट फेलियर एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू कंट्रोल या कॉम्बैट विद मार्केट फेलियर। थैंक यू वेरी मच।